नमस्कार भाई सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे और तीन लेसन पिछली वीडियो में करवा दिए थे और ये फोर्थ लेसन है भौगोलिक ढांचा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। भारत के लोगों को मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। तो इसका दोनों कथन इसके सत्य हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून पवनों की दिशा मालूम हो गई थी। भारत के लोगों को मानसून के ज्ञान से पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। बादामी के चालुक्य और राजपूतों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी तथा दक्षिण में गोदावरी तक थी। तो ये तीनों कथन सत्य है। फर्स्ट है, कर्नाटक राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती है। बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों की सीमा तुंगभद्रा के उत्तर में पड़ती थी तथा इन राज्यों को तुंगभद्रा के दक्षिण में राज्य प्रसार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को भी इस नदी तुंगभद्रा के उत्तर में राज्य प्रसार में कठिनाई हुई थी। भारतीय महाद्वीप के पूर्व भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा महानदी तक और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी थी। उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी गोदावरी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। तो इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा ही होता था। प्राचीन काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था क्योंकि उस काल में सड़कें बनाना कठिन था। अतः कथन एक असत्य है। प्राचीन काल में नदियाँ वाणिज्य और संचार की धमनियाँ थी, इसलिए इस काल में मनुष्यों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्य संचार में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। अतः कथन दो सत्य है। उल्लेखनीय है कि अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों द्वारा ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुँचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक भी कायम रही थी। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी में हुआ। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो इसका ए उत्तर है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ है। कथन एक सत्य है। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। अतः कथन टू असत्य है। उत्तर वैदिक संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फलोफूली यह एक संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट
तट पर अवस्थित था। सोपारा, मुजिरिस, आरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। तो इसमें आरिकामेडु था। प्राचीन काल में आरिकामेडु महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंच मार्कड सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तांबा, चांदी, सोना या टीन के? तो चांदी के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 पे सम्मिलित कीजिए। सोना कहाँ पर मिलता था? अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक में मिलता था। और शीशा कहाँ मिलता था? आंध्र प्रदेश में। और तांबा राजस्थान से। और टीन कहाँ से प्राप्त हुआ था? अफगानिस्तान से टीन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट लेसन है, प्रस्तर युग, आदिम मानव। आरंभिक, फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। इस युग के औजारों में विदारणी और खड्ग शामिल थे। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग का मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल कर शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। इस युग के औजारों में कुल्हाड़ी, हैंड-एक्स और विदारणी, कलीवर और खंडक चॉपर का उपयोग होता था। इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी की घाटी में पाए जाते। इसके अलावा कई अन्य स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दिदवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भीम बेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ। मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। तो दोनों कथन सत्य हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फलकों और तक्षणियों का इस्तेमाल होने लगा था। तक्षणियों मतलब ब्लेड का और बिरुनिस का। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। इसके मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे जो कि पपड़ी से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन सी। मध्य पाषाण सतल, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। कथन सी यह सत्य, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे थे और राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के बागौर में
और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका शिकार करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। अतः कथन एक असत्य है। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा इसका अद्भुत उदाहरण है। यह दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी ज़्यादा चित्र बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? सबसे पहले कृषि उत्पादन किस काल में शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल। तो माना जाता है नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर के बुर्जों में इस काल के लोग गर्तावास में रहते थे। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग हुआ है। तो इसकी व्याख्या है, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। अतः कथन एक सत्य है। कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के गर्तावास गड्ढागर के उदाहरण मिलते हैं और कश्मीर के बुर्जों में इसके अवशेष मिले हैं। अतः कथन दो सत्य है। इस काल में कुंभकारी शुरू हो गई थी। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते थे तथा बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे थे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड तथा धूसर मृदभांड शामिल है। इसमें काली मिट्टी और धूसर मिट्टी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। लोग भवन निर्माण कला जानते थे। पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं और गुफकराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। तो ये ऑप्शन असत्य है, ऑप्शन डी। कश्मीर स्थित बिरजोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। उल्लेखनीय है कि गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। अतः कथन डी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीक प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ अवशेष है, किस स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेरगढ़ से कृषि प्राप्त हुई है और पिकली हल से राख का ढेर प्राप्त हुआ है और चिरांद से हड्डी के हथियार प्राप्त हुए और बुरजोम से गर्तावास प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिन्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के लोग जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे थे, वे फिंगरिन्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं में गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तिकाएं बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? बागौर से, भीमबेटका से और मेहरगढ़ से और मस्की से। तो भीमबेटका से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट लेसन है, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया। आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो व्याख्या देखिए इसकी, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। अतः कथन एक सत्य है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम माना गया है। अतः कथन दो सत्य है। आहार और गुलिंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। अतः कथन तीन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। तो दोनों कथन ये सत्य है। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग गेहूँ, चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और मूंग आदि सहित कई प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबवती या तांबा वाली कहा जाता है? तो आहार को तांबवती या तांबा वाली कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबा वाली है। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जारवे संस्कृति से है। जारवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। तो जारवे संस्कृति ग्रामीण थी। अतः कथन एक है सत्य है। जारवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृति के निम्न पुरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। कथन दो सत्य है। जारवे संस्कृति दैमाबाद और इनामगांव में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। अतः कथन 3 सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि भी जानते थे। तो इसका बी है, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांड का प्रयोग और चित्रित मृद भांडों का भी प्रयोग करते थे। अतः कथन बी है सत्य है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य है। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी। कपास की पैदावार है जो वो दक्कन की काली मिट्टी में की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्ची ईंटों से भी बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। परंतु आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। दैमाबाद, इनाम गांव और सोनगांव या चंदौली। तो इनाम गांव ये किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। व्याख्या है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। इस काल में कब्र में मृतक के साथ मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ताम्रपाषाणी कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में इनका विश्वास कैसा था। धार्मिक विश्वास इनका कैसा था। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था और इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो सभी कथन इसके सत्य हैं। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं से यह साबित होता है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल है पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत ये इनकी पूर्वी भारत में कौन सी विधि प्रचलित हुई थी। पूर्वी भारत में आंशिक स्वादान विधि प्रचलित हुई थी और पश्चिमी भारत में संपूर्ण स्वादान और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी।
इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। तो इस काल में असमानता, सामाजिक असमानता पाई जाती थी। ताम्रपाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। अतः कथन एक सत्य है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नवेसा बस्तियों में पाया जाता है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। और इस काल में सरदार और उसके नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र स्थल में रहते थे। अतः कथन दो असत्य है। उल्लेखनीय है कि इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे और आयताकार मकानों में सरदार वर्ग तथा गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग के लोग भी रहते थे। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति से अलग किस संस्कृति को माना जाता है? मालवा, कायदा, जारवे और गणेश्वर। तो मालवा और जारवे संस्कृति को अलग माना जाता है। मालवा संस्कृति नवदा, टोली, एरन और नगदा में पाई जाती थी। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जारवे संस्कृति, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी, यह देश के दक्षिण और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायदा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड में कुछ प्राक्य हड़प्पीय लक्षण हैं और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस काल की कायदा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी और नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। और असत्य कौन सा है? इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता थी। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ उपजाता था। तो बी कथन असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। मध्य प्रदेश में कायदा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इस स्थान पर अब तक सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि वे नगरों में न रहकर ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो दैमाबाद, जारवे, दैमाबाद का जारवे और एरन मालवा संस्कृति थी और कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है और गुलिंद ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट लेसन है हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी।
इन नगरों में भवन ग्रिड पत्ती पर व्यवस्थित होते थे। उसके अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। इनकी लिपि चित्र लेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस संस्कृति में व्यापार आदान प्रदान माप तोल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन असत्य है? इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? बी कथन असत्य है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे, अतः बी कथन असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली में जौ का पूरा अवशेष मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। इस काल के लोग तिल और सरसों उत्पादन करते थे और कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति असव केंद्रित थी। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता था। एक मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा मोहर पर चित्रित है। इस देवता को पशुपति महादेव बताया जाता है। इस काल के लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। सामान्यतः धातु शिल्पियों द्वारा कांसा निर्माण तांबे में टीन मिलाकर किया जाता था, अतः कथन 2 सत्य है। हड़प्पा संस्कृति असव केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, अतः कथन 3 है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारी से नहीं, बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से भी होती है, अतः कथन 1 सत्य है। इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे, अतः कथन 2 है सत्य है। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, दोनों ठीक है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का कोई जिक्र नहीं है। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवी देवता के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। उस काल में मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे, अतः कथन सी असत्य है, जबकि अन्य
तीनों कथन सत्य है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी को उर्वरता से की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरह से करते थे। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी की मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है और संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु पूजा करते थे और इनमें सबसे महत्व का पशु एक सींग वाला यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है। कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। उनके अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज भी पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीन अवस्थाएं हैं। प्राक्य हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती हैं। हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। अतः कथन 2 असत्य है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज रावी नदी के तट पर की थी। संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहादेश में उदित होकर दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है। अतः कथन 1 असत्य है। इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। दोनों नगरों में प्राक्य हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन की अवस्थाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट स्थान है हड़प्पा स्थल है और ये इनकी स्थिति है। रंगपुर कहाँ पर? रंगपुर गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो सिंध में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति परस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। तो इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरे हैं। अब तक लगभग 2000 शिले प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियाँ उकेरी गई है। कथन 1 असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। कथन 2 भी सत्य है। इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है, परंतु यह लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिली। अतः कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर योजना की ग्रिड मतलब जाल पद्धति थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। उपयुक्त सभी तो ये सभी है। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न है। ये इसलिए भिन्न है। हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से अलग है।
और इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति थी। इन देशों में नगर योजना नहीं पाई जाती थी। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि का मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई समानता नहीं है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पाई की मोहरे व मृदभांड पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार है, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथनों पर विचार है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांस्य के बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर है। तो लोथल जो हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे। कथन एक असत्य है। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर था। अतः दो कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है और इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक घर में तो कुआं था। इस काल में नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहर नालों से सिंचाई का चलन नहीं था। बी कथन असत्य है। इस काल में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के निशान पाए गए हैं। अतः कथन ए सत्य है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, इसका क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ है। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो तीनों कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्र ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में संसार की सभी संस्कृतियों से बड़ा था। हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवरोध और सुरकोटदा समुद्र तट नगर थे। इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाले नगर कहा जा सकता है। उनमें हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतो का टीला सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू होता था। तो दोनों कथन ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और सामान्य वर्ग में बटा हुआ था। शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन
पाया जाता है जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गया। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों का कोई जिक्र नहीं है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। व्याख्या इसकी, उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। तो बी कथन असत्य है। किस संस्कृति को मेलवाह नाम से जाना जाता था? तो सिंधु संस्कृति को जाना जाता। मेलवा सिंधु संस्कृति का प्राचीनतम नाम है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलवा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है और मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन। ये 2 मेसोपोटामिया और मेलवा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। तो दोनों बात कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवस्थाएं देखने को मिली है, अतः कथन एक सत्य है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, अतः कथन 2 असत्य है। तो मिलते भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।